मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मजीव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवार्तिक नामक यह ग्रंथ है, तत्वार्थ की गीता। इसके 10वें सूत्र के संदर्भ में यहाँ चर्चा चल रही थी। प्रमाणे यह मूल सूत्र था और इस सूत्र की चर्चा लगभग इस प्रकार से अपन यहाँ संपन्न ही कर रहे हैं। प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण, इनके संदर्भ में चर्चा चल रही थी। कुछ न्याय का प्रकरण अन्य मतावलंबी मानते हैं, उन सब बातों का यहाँ निषेध किया, उन सब का यहाँ निराकरण किया। प्रमाता तो आत्मा है, प्रमेय माने ज्ञेय होता है, प्रमाण वो ज्ञान है। बात यहाँ प्रमाण के संदर्भ में चल रही थी कि जो प्रमाण है वो प्रमाण तो होता ही है, लेकिन स्वयं प्रमेय भी होता है। प्रमाण माने जानने वाला, तो जो वो जानने वाला है वो स्वयं तो जानने वाला है ही, दूसरे को तो जानने वाला है ही, लेकिन दूसरे के द्वारा जानने में आने वाला भी स्वयं है। इसलिए जो प्रमाण है वो प्रमाण और प्रमेय दोनों है, और जो प्रमेय है वो अकेला प्रमेय ही है। ठीक है, अपन ने ये पूरा कर दिया था कि ये सूत्र मेरे को ये सन्निकर्ष वगैरह की और ये बात ऐसी ध्यान आ रही है आगे। 16 से 20 अपन ने शायद किया था। अंतिम मैंने कहा था कि मैं इसको पूरा ही पढ़ देता हूँ, और ऐसा कह करके मैंने उसको पूरा कर दिया था लास्ट के 5 मिनट में। सन्निकर्ष को प्रमाण मानने की चर्चा भी उठती है अन्य मतावलंबियों के माध्यम से। वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा कहते हैं लोग कि भाई जब तक पास में नहीं आवे तब तक टच नहीं होता है, तब तक ज्ञान नहीं होता है। नज़दीक से ही ज्ञान हो पाता है। जब तक नज़दीक नहीं आएंगे तब तक ज्ञान भी नहीं होगा। जब तक टच नहीं होगा, छुएंगे नहीं, तब तक ज्ञान नहीं होगा। ये सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। हम ये कहते हैं सन्निकर्ष को प्रमाण मानने पर कई तरह की समस्याएं खड़ी होती है। एक तो चक्षु इंद्रिय और मन से होने वाले ज्ञान को प्रमाण मानना संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि चक्षु प्राप्यकारी नहीं है। ये कुछ न्याय के ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के बारे में आप लोगों को जान लेना और आप लोगों के उपयोग में स्पष्टीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। जैन विद्या के पाठक होने की अपेक्षा होने की वजह से समझिए आप, क्योंकि हम जैन धर्म दर्शन पढ़ते हैं, समझते हैं, किसी भी ग्रंथ को आगम को पढ़ते हैं, तो कुछ एक ऐसे पारिभाषिक शब्द रहते हैं जैसे कर्णानुयोग के हैं, उसी तरह के न्याय के शब्द हैं। जैसे सन्निकर्ष ही आ गया यहाँ, तो सन्निकर्ष का अपने को समझ में आनी चाहिए बात क्या होता है। ऐसे इंद्रियों के अंदर भी जो 4 इंद्रियां हैं वो तो प्राप्यकारी है, और जो चक्षु है वो अप्राप्यकारी है। 4 इंद्रियां प्राप्यकारी है, मतलब स्पर्शन इंद्रिय किसी भी चीज को प्राप्त करने के बाद में अनुभव करती है कि यह ठंडा है या गर्म है। यदि मान लीजिए 1 इंच सेंटीमीटर या किंचित भी किसी पदार्थ से दूरी होगी तो हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गर्म, इसका अनुभव, इसका वेदन, इसका ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह प्राप्यकारी इंद्रिय है। इसलिए प्राप्ति के बाद में ही ज्ञान करने में समर्थ है। इसी तरह से रसना इंद्रिय, कोई चीज बनी है हमारे यहाँ, पकोड़े बने हैं, कोई मिठाई बनी है, और हमने कहा इसको बतलाओ इसका स्वाद कैसा है, इसमें मीठा हुआ या नहीं, इसमें नमक बराबर है या नहीं है, इसमें मिर्च तेज तो नहीं हो गई है, जरा आप टेस्ट करके बताएं। आप उसे जब तक रसना इंद्रिय के टच नहीं करेंगे तब तक स्वाद का ज्ञान नहीं हो सकेगा। माने वो रसना इंद्रिय भी प्राप्यकारी है। प्राप्यकारी का अर्थ समझ गए आप क्या है? घ्राण इंद्रिय प्राप्यकारी है,
ठीक है ना। कहीं दुर्गंध है, अब वो दुर्गंध जब तक हमारे नाक तक नहीं आएगी तब तक उस दुर्गंध का पता नहीं लगता है, ठीक है ना। इसी तरह से चक्षु इंद्रिय वो भी प्राप्यकारी है ना। सुन रहे हैं ना आप लोग? जी पंडित जी। मैं चक्षु इंद्रिय को प्राप्यकारी कह रहा हूँ। नहीं, वो नहीं हो सकता प्राप्यकारी। हो सकता है, बहुत नजदीक नहीं होगा तो नहीं होगा। वो अप्राप्यकारी है। नजदीक होना अलग बात है, लेकिन वो टच करने पर नहीं जान सकते हम। चक्षु इंद्रिय से जानने के लिए, जैसे मान लीजिए बुक हम पढ़ रहे हैं, बुक हमारे सामने है, जो भी है, उस चीज को देखने के लिए निश्चित दूरी चाहिए। यदि उस निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर पदार्थ है तब भी नहीं जाना जा सकता है, और उसे निश्चित दूरी से कम करके और नजदीक लाएं और नजदीक लाएं। हमारी आंखों और पुस्तक के बीच में अंतराल यदि मान लीजिए 1 इंच का हो तो हमारी आंखें देखने में समर्थ नहीं है। 1 इंच के अंतराल पर आप यदि लेकर के आते हैं तो देखने में समर्थ नहीं है, और उस पदार्थ को यदि आंखों के टच ही कर लिया जाए तब तो आंख देख ही नहीं सकती है। इसका मतलब चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखने के लिए दूरी चाहिए, दूरी के बिना नहीं जान पाएगी चक्षु इंद्रिय, ये अप्राप्यकारी है। ऐसे ही मन भी अप्राप्यकारी है। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये 4 इंद्रियां प्राप्यकारी है। चक्षु और मन अप्राप्यकारी है। जो प्राप्यकारी होते हैं उन्हीं में सन्निकर्ष बनता है, जो अप्राप्यकारी हैं उनमें सन्निकर्ष भी नहीं बनता। सन्निकर्ष को प्रमाण मानने पर चक्षु और मन, इससे होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकती। फिर दूसरी समस्या एक ये भी तो है कि जिनके चक्षु और मन नहीं है, ऐसे मुक्त जीव, ऐसे सिद्ध परमात्मा, उनको भी जगत के पदार्थों का ज्ञान होना संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि सन्निकर्ष उनके संभव ही नहीं है, इंद्रियां ही नहीं है, तो सन्निकर्ष कैसे होगा। एक बहुत मार्मिक तर्क यहाँ दिया, सन्निकर्ष को यदि प्रमाण माना जाता है तो सन्निकर्ष तो 2 वस्तुओं के जुड़ने को, 2 वस्तुओं के मिलने को कहते हैं। सन्निकर्ष किसे कहेंगे? घर्षण, टच होना। तो अब इसका फल एक को ही क्यों मिले? प्रमाण का फल तो उसको मिलना चाहिए ना। जिसमें प्रमाण, जो प्रमाण है उसको प्रमाण का फल मिलना चाहिए। तो प्रमाण का फल यदि मान लीजिए अर्थाधिगम कहा गया है, पदार्थों को जानना, तो फिर उसका ज्ञान आत्मा को ही क्यों हुआ? पर वस्तु को क्यों नहीं उसका ज्ञान हो? जड़ पुद्गलों को भी उसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यदि सन्निकर्ष को प्रमाण मानेंगे तो इस तरह की बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। इस तरह का कुछ ये यहाँ न्याय का प्रकरण दिया था, और अब इसकी प्रमाणता को बतलाने के पश्चात, प्रमाण स्वरूप न्याय पर चर्चा करने के पश्चात अब यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद बतलाते हैं। तो ये 11 नंबर का सूत्र है, आद्य परोक्षम। क्या कह रहे हैं? 300 नंबर पेज है पुस्तक का, और 11 नंबर का सूत्र है आद्य परोक्षम। चर्चा किसकी चल रही है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। मति श्रुत की नहीं, मति श्रुत अवधि मने पर ये और केवल 5 ज्ञानों की चर्चा चल रही है ना। मति श्रुतावधि मने पर ये केवलानि ज्ञानम, ये सूत्र दिया था। उस सूत्र के बाद में कहा तत्प्रमाणे, ये सबके सब प्रमाण है, 5 के 5 ज्ञान। फिर यहाँ कह रहे हैं उन 5 ज्ञानों में से आद्य परोक्षम। आद्य, आदि, आदि शब्द का अर्थ होता है शुरू, प्रारंभ, और परोक्षम परोक्ष है। माने ये जो 5 ज्ञान बतलाए हैं, इन 5 ज्ञानों में से शुरू के 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, वो प्रमाण, वो परोक्ष प्रमाण है। आद्य
परोक्षम, शुरू के दो ज्ञान परोक्ष हैं। अब इन्होंने यहाँ टीका करते समय राजवार्तिक की क्या विशेषता रही इसमें, अब इसमें इन्होंने प्रश्न उत्तर किए हैं, इसमें इन्होंने थोड़े तर्क उठाए हैं कि भाई इसको परोक्ष क्यों कह रहे हो, और आद्य शब्द का प्रयोग किया है, तो फिर कौन परोक्ष होना चाहिए, कौन प्रत्यक्ष होना चाहिए, फिर एक ही को लेना चाहिए शुरू, तो एक को ही प्रारंभ कहते हैं, दो प्रारंभ वाले कैसे हो सकते हैं। ऐसी कुछ मार्मिक बातें यहाँ उठाई है। देखिए आप, आदि शब्द प्रथम प्रकार व्यवस्था, समीपता, अवयव आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। पहले तो अर्थ तो क्या कर दिया था, आदि के मति और श्रुति ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, ये तो अर्थ हो गया था सूत्र का। अब हमें ऐसा लगता है कि जो परोक्षम का अर्थ तो हो गया परोक्ष प्रमाण है, आद्य का अर्थ इन्होंने किया मति और श्रुति ज्ञान। अब तर्क कर रहे हैं ये कि आदि शब्द का अर्थ तो प्रथम होता है, पहला प्रकार, व्यवस्था, समीपता, अवयव, ऐसे कई अर्थ हो सकते हैं आदि के, फिर भी यहाँ विवक्षा से उसका प्रथम अर्थ लेना चाहिए। ये तो पहला पॉइंट खत्म हो गया, जिसने कह दिया कि आदि शब्द का प्रथम अर्थ लेना चाहिए। अब प्रश्न, यदि आदि शब्द का प्रथम अर्थ है तो श्रुत का ग्रहण नहीं हो सकेगा, क्योंकि सूत्र में तो मति का प्रथम निर्देश हुआ है। भाई श्रुत का ग्रहण कैसे होगा, प्रथम तो मति है ना, तो मति का ही ग्रहण होना चाहिए। यह समाधान तो उचित नहीं है कि श्रुत अवधि की अपेक्षा प्रथम है। ये क्या तर्क हुआ, तो फिर अवधि भी मने पर्याय की अपेक्षा प्रथम है, फिर मने पर्याय भी केवल ज्ञान की अपेक्षा प्रथम है, क्योंकि इसमें तो केवल ज्ञान के सिवाय सभी अपने उत्तर ज्ञान की अपेक्षा आदि हो जाते हैं। द्विवचन का निर्देश होने से श्रुत का ग्रहण करने में तो विवाद ही है कि किन दो का ग्रहण करना चाहिए। ये तो अभी शंकाकार की शंका है। ये क्या कह रहे हैं, एक तर्क तो इन्होंने दे दिया कि प्रथम शब्द होता है, आदि का अर्थ होता है प्रथम, तो श्रुत का ग्रहण नहीं हो सकता, अकेले मति का ग्रहण होना चाहिए। फिर कहा नहीं साहब, श्रुत भी तो आखिर पहले ही है ना अवधि ज्ञान से, तो कहा यदि ऐसा कहोगे तो केवल ज्ञान के पहले वाले चारों ज्ञान आद्य शब्द में गर्भित हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं द्विवचन से श्रुत का ग्रहण हो जाता है, तो कहा इसमें भी विवाद है कि कौन से दो का ग्रहण होना चाहिए। अब इसका देखो सुंदर जवाब दिया है, निकटता के कारण श्रुत का ग्रहण किया जाना चाहिए। निकटता के कारण श्रुत का ग्रहण किया जाना चाहिए। द्विवचन निर्देश से जिस दूसरे का ग्रहण करना है वह प्रथम मति का समीप निकट होना चाहिए। माने देखिए आद्य शब्द जो है ना, पहले तो ये समझ लीजिए कि आदि की जगह आद्य जो शब्द दिया है ये द्विवचन है। संस्कृत में तीन वचन होते हैं। एक वचन का प्रयोग किसी सिंगल वस्तु के बारे में किया जाता है, द्विवचन का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, और मतलब बहुवचन का प्रयोग दो से ज्यादा हो तो फिर उनको बतलाने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें राम की बात कहें तो राम है, बालक है, श्याम है, हरि, किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे तो, और हम कहें कि राम और श्याम तो राम श्यामऊ, द्विवचन का प्रयोग हो जाएगा। राम है रामऊ रामाह, बालक है बालकऊ बालकाह, तो बालकऊ द्विवचन है, तो बालकाह बहुवचन है, और बालक है ये एक वचन है। संस्कृत पढ़ी होगी आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी, तो बचपन में स्कूल में क्लास में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ तो इस तरह के रूप संस्कृत में चलते हैं। यहाँ द्विवचन का प्रयोग करके कि भाई ये दो जो है ना ये परोक्ष हैं, आद्य का मतलब शुरू वाले दो,
फिर समस्या हुई शुरू वाले दो आखिर कौन से ले रहे, तो कहा शुरू वाले दो के अंदर एक तो मति वाला मति है और मति के जो समीप है वो श्रुत है, तो इसलिए मति और श्रुत इन दोनों को आद्य शब्द के माध्यम से ग्रहण कर लेना चाहिए। द्विवचन निर्देश से जिस दूसरे का ग्रहण करना है वह प्रथम मति का समीप अर्थात निकट होना चाहिए। समीपता के कारण श्रुत को भी आद्य कह सकते हैं। एक तो सूत्र में मति के पास श्रुत का ग्रहण है, दूसरे दोनों करीब करीब समान विषयक हैं और सम स्वामिक होने से परस्पर निकट हैं। ये समझ में आ गया आपको? देखिए दोनों करीब करीब हैं, एक तो ये तर्क हो गया। मति और श्रुत दोनों पास पास हैं और मति और श्रुत दोनों पास पास होने के अलावा दोनों ही शुरू में हैं, साथ में भी हैं, और इन दोनों का जो विषय है वो भी करीब करीब समान ही है। अवधि का विषय तो प्रत्यक्ष भी हो जाता है, ठीक है ना, अवधि तो डायरेक्ट भी जान लेता है, अवधि तो दूर क्षेत्रवर्ती पदार्थों को भी जानता है, अवधि के लिए इनकी इंद्रियों की जरूरत नहीं है, इंद्रियों के बिना भी जान लेता है, लेकिन मति श्रुत तो इंद्रियों से जानते हैं। दौलत राम जी तो ऐसा कहते हैं, मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मनते उपजाही। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि मति और श्रुत ये दोनों ही ज्ञान इंद्रियों और मन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो समीपता के कारण श्रुत को भी आद्य कह सकते हैं। एक बात हो गई, दो तीन बातें हो गई, करीब करीब समान विषयक हो गया। एक ये सम स्वामिक, एक और शब्द दिया है सम स्वामिक। सम तो है समानता के लिए, ठीक है ना, जैसे पीछे भी कहा इन्होंने समान विषयक शब्द का प्रयोग किया ना, समान माने और विषयक मतलब विषय, विषयक विषय करने वाले, समान समान बातों को विषय करने वाले होने से एक चीज। दूसरी सम स्वामिक, इनके जो स्वामी होते हैं वो भी एक ही व्यक्ति होते हैं, समान ही होते हैं। अवधि ज्ञान का जो स्वामी होता है वो अलग है, लेकिन मति श्रुत ज्ञान के स्वामी सब होते हैं। कोई अवधि ज्ञान का स्वामी है, कोई नहीं है अवधि ज्ञान का स्वामी, लेकिन जो मति ज्ञान का स्वामी है वो नियम से श्रुत ज्ञान का भी स्वामी होगा। जो श्रुत ज्ञान वाला जीव है उसके मति ज्ञान भी नियम से होगा। इस तरह से सम स्वामिक होने से भी इनके परस्पर निकट हैं। कुल मिलाकर के मति और श्रुत इन दोनों के परस्पर संबंध को बतलाया है जी। ये दोनों निकट वाले हैं, साथ साथ हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, इनका विषय एक समान है, एक ही जीव के होते हैं, दोनों ही प्रारंभ के हैं, दोनों ही इंद्रिय मन के निमित्त से होते हैं। इस तरह से अनेक प्रकार की समानताएं होने की वजह से ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं है कि मति और श्रुत इन दोनों ही ज्ञानों के लिए यहाँ परोक्षम शब्द का प्रयोग किया गया है। उपात्त इंद्रियां और मन तथा अनुपात्त प्रकाश उपदेश आदि पर हैं। पर की प्रधानता से होने वाला ज्ञान परोक्ष है, ठीक है ना। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, क्या ज्ञान के अंदर किसकी प्रधानता हुई कि भाई एक तो जो पृथक दिख रही हैं इंद्रियां जो नजदीक का जिनका संबंध है, और एक जो प्रकाश आदि दिख रहे हैं। एक तो इंद्रियां जो अपने शरीर से ही जुड़ी है, हमारे से एक क्षेत्र होगा संबंध रखने वाली है, और कुछ जो दूर दिखाई दे रहे हैं ऐसे प्रकाश आदि, आंखें भी देखने जानने में तभी समर्थ हो पाती है जब सामने प्रकाश हो, रोशनी हो, पर्याप्त दूरी हो,
सभी इंद्रियों की ऐसी अवस्था है। पांचों इंद्रियों से जब ज्ञान होता है तो उससे होने वाले ज्ञान के लिए प्रकाश आदि की जरूरत पड़ती है। मति और श्रुति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति का चित्रण मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लगभग 250 वर्ष पहले पंडित प्रभट टोडरमल जी ने बहुत मार्मिक ढंग से किया है कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये दोनों ही ज्ञान परतंत्र हैं, पराधीन हैं, परोक्ष हैं। ठीक है ना? कैसे है ये ज्ञान? परोक्ष ज्ञान है, स्वाधीन नहीं है ये ज्ञान। इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने के कारण ये परोक्ष है, पराधीन है। आंख के आगे कुछ आ गया, एक मिट्टी का धूल का कण भी यदि आंख में आ जाता है तो फिर आंख देखने में समर्थ नहीं हो पाती। एक मच्छर आ गया, अरे आंखों की पलकों का बाल भी यदि आंखों में आ गया तो आंखें देखने में समर्थ नहीं हो सकती। ज्यादा बारीक अक्षर हो तो देख नहीं सकते, प्रकाश रोशनी लाइट सूर्य न हो तो देख नहीं सकते। तो ये कह रहे हैं कि जो पर की प्रधानता से हो उसे परोक्ष कहते हैं ऐसे ज्ञान को। जैसे गति स्वभाव वाले पुरुष का लाठी आदि की सहायता से गमन होता है। क्या गजब उदाहरण दिया है कि साहब ये आदमी लकड़ी लेके चलते हैं। अब ये जो व्यक्ति लकड़ी लेकर के चल रहा है, ये व्यक्ति लकड़ी किस वजह से लेके चल रहा है? क्या लकड़ी से चल रहा है? सच बताना, क्या लकड़ी उसे चलाने में समर्थ है? कि हाँ साहब लकड़ी नहीं हो तो बहुत मुश्किल है, बिना लकड़ी के तो चलना बहुत कठिन है। तो लकड़ी से चल पा रहा है ना भाई साहब। यदि लकड़ी से चल सकते हो तो दुनिया में जितने लोगों के पैर नहीं हैं, जिनमें चलने की सामर्थ्य नहीं है, वो लकड़ी के सहारे चल रहे हुए। लेकिन अति दुर्बलता होने पर, कुछ और वीकनेस यदि हो जाती है तो लकड़ी के सहारे भी नहीं चल सकते हैं, पैर लड़खड़ाते हैं। जिसके में स्वभाव है गमन करने का, जो गमन कर सकता है, जो गति स्वभाव वाला है, ऐसे पुरुष का लाठी आदि की सहायता से गमन होता है। ऐसे पुरुष का उसी प्रकार ज्ञ स्वभाव आत्मा को मति श्रुतावरण का क्षयोक्षम होने पर भी इंद्रिय और मन रूप पर द्वारों से ही ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए इस जीव के चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम हो तो चक्षु इंद्रिय से देख पाएगा। अभी अपन लोगों ने पहले गुणस्थान विवेचन पढ़ी है, इसके पहले तो गुणस्थान विवेचन पढ़ने से कम एक क्षयोक्षम आदि की स्वरूप के संबंध में शब्दों से तो कुछ परिचय हो ही गया होगा। अभी इतना लंबा वाक्य बोल दिया मैंने तो ख्याल में आया होगा क्या है। चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होने पर ही चक्षु इंद्रिय से जानने की सामर्थ्य प्रकट होती है। क्या कहा? चक्षु इंद्रिय से जानने की सामर्थ्य कब प्रकट होगी? जब उघाड़ होगा, थोड़ा क्षय और उपशम, जब क्षयोक्षम होगा, चक्षु इंद्रिय संबंधी क्षयोक्षम होगा तभी ऐसा संभव हो सकेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि चक्षु इंद्रिय संबंधी क्षयोक्षम तो है, लेकिन आंखों की पलकें बंद है, खिड़कियां बंद है। बोलो अब दिखेगा कि नहीं? अब नहीं दिख सकता है। क्षयोक्षम तो है, क्षयोक्षम होते हुए भी जब तक तो उसके लिए अनुकूल बाह्य परिस्थितियां न होवे तब तक वो चक्षु इंद्रिय जानने में समर्थ नहीं हो सकती है। कब जानेगी चक्षु इंद्रिय? आंखें खुली हो, आराम से देख पाते हो हैं, और आंखें ठीक हो, न केवल खुली हो, वे ठीक भी होनी चाहिए। फिर पर्याप्त प्रकाश हो, अक्षयोक्षम तो है लेकिन लाइट चलेगी तो अंधेरे में दिखता ही नहीं, रोशनी नहीं है तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। मतलब हमारे को देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश होना भी जरूरी है, और बाह्य ऐसी परिस्थितियां होना भी जरूरी है, और आंखें ठीक होना भी जरूरी है।
अदरवाइज हम नहीं देख सकते। तो इसके लिए यहाँ कैसे शब्द का प्रयोग किया है? ज्ञ स्वभाव आत्मा को मति श्रुतावरण का क्षयोक्षम होने पर भी, क्षयोक्षम तो है नहीं, किसी ने सामने से तीर चला दिया और एकदम आंख से मारी कुछ और एकदम क्या हुआ और गया, आंख ही गई, आंखों ने देखना ही बंद कर दिया, अब नहीं दिखता आंखों से। क्यों था, अब क्यों नहीं दिखता? एकदम कुछ ना कुछ डाल दिया, मच्छर चला गया एकदम। बाइक चला रहे थे, स्कूटर चला रहे थे और बाइक स्कूटर चलाते चलाते एकदम कोई दूर से मच्छर आ गया, लो साहब अब तो गाड़ी एक कदम नहीं चल सकती है, स्कूटर बाइक, आंख में मच्छर चला गया तो अब देखने में असमर्थ हो गई। चक्षु इंद्रिय में किसी भी प्रकार की विकृति हो गई, आई फ्लू हो गया, पीलिया हो गया, जॉइंटिस वगैरह हो गया, तो आंखों में एकदम नंबर आंखों का घट गया कि बढ़ गया, जो भी जैसा भी कहते हैं उसको, जो भाषा हो, तो देखने में एकदम असमर्थ हो जाती है इंद्रियां, क्षयोक्षम होते हुए भी। अब क्षयोक्षम तो था लेकिन इंद्रियां देख ही नहीं पा रही। तो क्षयोक्षम होने पर भी देखिए अभी क्या कहते हैं आगे, इंद्रिय और मन रूप पर द्वारों से ही ज्ञान होता है, माने ये दरवाजे भी बराबर होने चाहिए। कान का पर्दा फट गया, अब क्षयोक्षम क्या करेगा जी? कान के पर्दे में छेद हो गया तो क्षयोक्षम क्या करेगा? जान ही नहीं सकता। कान के पर्दे में छेद हो जाने पर वो व्यक्ति पंचेंद्रिय से चारेंद्रिय तो नहीं रह गया है, क्षयोक्षम तो है तत्संबंधी। क्षयोक्षम होने पर भी, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना जिस व्यक्ति के कान नहीं है वो चारेंद्रिय हो गया, जिसके आंखें नहीं है वो तीन इंद्रिय हो गया। आंखें हैं लेकिन देख नहीं पा रहा है, तत्संबंधी क्षयोक्षम है। यह ज्ञान पराधीन होने से परोक्ष है। क्या लेना है अपने को बात? ये जो ज्ञान है ये सारे के सारे ज्ञान क्या है? पराधीन होने से परोक्ष है। माने परोक्ष की जो व्याख्या की है वो परतंत्रता के अर्थ में की है। मति और श्रुत को परतंत्रता की अपेक्षा से परोक्ष कहा गया है। तो समझ में आई नहीं, परतंत्रता की अपेक्षा से और स्वाधीनता की अपेक्षा से क्या बात है? कि देखो आप चक्षु इंद्रिय और मन से होने वाले मति और श्रुत को तो परोक्ष कह दिया, अब अवधि ज्ञान को आंखों की जरूरत नहीं, आंखें बंद करके बैठा हो तो भी जान लेता है, अपराधीन नहीं है ना अवधि ज्ञान। फिर अब आंखें बहुत खराब हो गई, एक अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, उनकी आंखें बहुत ज्यादा खराब हो गई, चश्मा भी नहीं लग सकता और बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया। अब तो वे जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हैं, उनको तो सामने आने वाला व्यक्ति भी नहीं दिखाई देता, आदमी भी नहीं दिखाई देता, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों की क्या बात करें, पहाड़ भी नहीं दिखता, पेड़ भी नहीं दिखता। समाधि ले ली उन्होंने, बैठ गए मुनिराज तेरी की जगह पर, अवधि ज्ञानी है। हम पूछते हैं आपसे, वे अवधि ज्ञानी मुनिराज अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करें तो 100 किलोमीटर दूर की बात को जान सकते हैं कि नहीं? जान सकते हैं। अरे आंखें खराब हो रही कैसे जानेंगे? अरे तो आंखों के रूपी दरवाजों की जरूरत ही नहीं है जिस ज्ञान के लिए, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जिसके लिए बाहर में किसी की पराधीनता ना होवे, जो ज्ञान आत्मा से डायरेक्ट होवे, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ये प्रत्यक्ष की चर्चा नीचे वाले उसमें करना चाहते हैं, ये 12 नंबर के सूत्र में। अभी तो जो अपनी यहाँ चर्चा चल रही है, ये चर्चा परोक्ष के संदर्भ में चल रही है। तो मैं समझता हूँ ये बात क्लियर हुई होगी कि ज्ञ स्वभाव आत्मा को मति श्रुतावरण का क्षयोक्षम होने पर भी इंद्रिय और मन रूप पर द्वारों से ही ज्ञान होता है, और ये ज्ञान पराधीन होने से परोक्ष है। परोक्ष का अर्थ अज्ञान या अनवबोध नहीं है, किंतु पराधीन ज्ञान है। बहुत ही मार्मिक बात कही है। लोग ये समझते हैं परोक्ष ज्ञान है, इसका मतलब कमजोर है। परोक्ष ज्ञान है साहब, ये क्या है, कम जानता है क्या? परोक्ष कम जानता है, प्रत्यक्ष ज्यादा जानता है, ऐसा अर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष का नहीं है। प्रत्यक्ष मर्यादित है,
और जो परोक्ष है मतलब परोक्ष मर्यादित है और प्रत्यक्ष अमर्यादित ज्ञान है, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान भी तो मर्यादा लेकर के जानता है, अवधि और मने पर ये भी तो। इसलिए बात मर्यादा की नहीं है, बात कम ज्ञान या अधिक ज्ञान की नहीं है, बात ज्ञान की निर्मलता, अशुद्धता, शुद्धता, पवित्रता, अपवित्रता इसके संदर्भ में भी नहीं है, बात ज्ञान की अल्पता और अधिकता के संदर्भ में नहीं है, कितना जाना कैसा जाना वो भी बात नहीं है। बात तो ये है कि जानन प्रक्रिया के दौरान यदि पराधीनता है तो वो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और जानते समय यदि उसमें पराधीनता नहीं है तो वो स्वाधीन ज्ञान होने से वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब आप कहेंगे हम आंखों से जानते हैं तो पराधीन कहाँ है, चाहे जो देखें चाहे जो नहीं देखें, सामने आने पर भी नजरें घुमा ले में नहीं देखें, दृष्टि नहीं दे में उधर, बोलो आप। तो ऐसी स्थिति में जब हम आंखों से देखना चाहें तो देखें और नहीं देखें, सुनना चाहें तो सुने और नहीं सुने, तो फिर ये परोक्ष कैसे हो गया? पराधीनता कहाँ रही? स्वाधीनता है ना कि अरे भाई तुम्हारे जानने और प्रयोग में लेने की अपेक्षा बात नहीं चल रही है। बात तो ये चल रही है कि उससे होने वाले ज्ञान के जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट आ सकता है क्या नहीं, इन खिड़कियों की जरूरत है या नहीं है। ये 5 इंद्रियों और मन रूपी दरवाजे चाहिए ना, क्योंकि 5 इंद्रियों और मन रूपी दरवाजों के बिना काम चलेगा ही नहीं। ये मशीनरी है। जैसे मान लीजिए, जैसे चश्मे और आंख की बात करें हम तो थोड़ी बात ख्याल में आती है। और जिस व्यक्ति को बहुत कम दिखता है वो व्यक्ति यदि चश्मा लगाता है तो उसको दिखता है कि नहीं, दिखेगा कि नहीं? क्या साहब दिख सकता है चश्मा लगाने से। कई बार कहते हैं ना लोग, अरे साहब बिना चश्मे के तो ऐसा लगता है जैसे अंधे ही हो गए हो, बिना चश्मे के तो हमें दिखता ही नहीं है। चश्मा तो बहुत जरूरी है। आज तो चश्मा रह गया, कुछ नहीं पढ़ सके हम तो, हमारे लिए बिना चश्मे तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो मैं उनसे पूछता हूँ चश्मे से पढ़ते हो? कि हाँ साहब। कि पक्का? तो देखने का काम चश्मे से होता है कि आंखों से होता है? बिना चश्मे के नहीं देख पाते हो तो मतलब चश्मे से ही देखते हो? भाई साहब आंख में देखने की सामर्थ्य न हुए तो चश्मा कुछ नहीं कर सकता है क्या? आंखों में यदि देखने की सामर्थ्य न हुए तो चश्मा कुछ नहीं कर सकता। चश्मा कुछ कब कर सकता है? जब आंख में देखने की ताकत है। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं जैसे चश्मा और चश्मे के अंदर आंख है, ठीक उसी प्रकार आंख भी खिड़कियों की तरह है, इसके अंदर भी देखने जानने वाला कोई एक और दूसरा है। वो देखने जानने वाला इस चक्षु कर्ण आदि दरवाजों के माध्यम से बाहरी पदार्थों को जानता है। अब यदि अंदर देखने वाला ही नहीं रहा तो खिड़कियां क्या देखेगी? अंदर से ज्ञानवान आत्मा निकल गया तो चक्षु इंद्रिय क्या देखने में समर्थ है? चक्षु इंद्रिय मतलब आँख, आंखें। कर्ण इंद्रिय मतलब कान, कान। और रसना इंद्रिय मतलब जीभ। और घ्राण इंद्रिय मतलब नाक, नाक, नोज। और स्पर्शन इंद्रिय मतलब शरीर, पूरा शरीर। ये पांचों इंद्रियां कब तक जानने का काम करती है? कि जब अंदर जानने वाला आत्म तत्व है तब तो जानने का काम करेगी। और अंदर, इसका मतलब ये है कि आंख से नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब है आंखों के अलावा कोई जानने वाला कोई और है। तो जो जानने वाला है उसको आंखों की सहायता लेनी पड़ी ना, ये पराधीनता होगी। आंखों की सहायता के बिना वो बैठा रहे तब भी नहीं जान सकता है। बस ये पराधीनता जिस ज्ञान में हो गए उस ज्ञान का नाम परोक्ष ज्ञान है। और ऐसा परोक्ष ज्ञान मति और श्रुत, इन दो ज्ञानों को परोक्ष संज्ञा है, पराधीन होने से, परतंत्र होने से। देखिए मैं प्रत्यक्ष की बात प्रारंभ कर रहा हूँ। ये प्रत्यक्ष के संदर्भ में भी
कभी कभी तो मेरे को ऐसा देख करके ही ऐसी घबराहट सी लगती है कि आप लोग इस प्रकरण को अभी पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप लोगों को कैसा लगेगा कि ये बौद्धों की, नैयायिकों की इनकी चर्चाएं उठा उठा करके क्या चर्चा करते हैं भाई। न्याय शास्त्र की रचना करने वाले आचार्य क्या करते होंगे, किधर अपनी बुद्धि लगाते होंगे, कैसे उनकी बातें, कैसे उनके तर्क और किस तरह से उनका खंडन। कठिन लगती है कभी कभी अपने को थोड़ी थोड़ी बातें, फिर भी एक बार पढ़ने जैसी है। आगे प्रकरण फिर सरल भी आने वाला है। यही एक सूत्र ऐसा लग रहा है थोड़ा सा जिसमें थोड़ी सी अधिक न्याय की चर्चा अन्य मतावलंबियों के आधार पर इन्होंने यहाँ कर दी है। मूल सूत्र है, देखिए, आद्य परोक्षम इतना कह दिया कि साहब मति श्रुतावधि मने पर ये केवलानी ज्ञानम, 5 ज्ञान है, तत्प्रमाणे सभी ज्ञान प्रमाण है। तो कहा सभी प्रमाण है, सभी प्रामाणिक है। तो कहा आद्य परोक्षम कि भाई शुरू वाले जो है ना 2 मति और श्रुत वो तो परोक्ष है। तो फिर बाकी के कि प्रत्यक्षम अन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत। सूत्र क्या है? प्रत्यक्षम अन्यत। मैं क्या है एक्चुअल में अभी आप लोग ख्याल में नहीं आते हैं ना, सामने कौन कौन सुन रहे हैं क्या है। हम लोग जब यहाँ तत्वार सूत्र कभी पढ़ाते हैं, मैंने अनेक बार तत्वार सूत्र चलाया, यहाँ अनेक टीकाएं चलाई तत्वार सूत्र की। तो ये जो है ना, इसमें क्या करते हैं, हम सूत्र का पाठ करवाते हैं। एक सूत्र मैंने बोला सामने सभी लोग रिपीट करते हैं उस सूत्र को, इससे वो मूल सूत्र, मूल आचार्य देव की जो वाणी है, ये संस्कृत के सूत्र कितना इजी हो जाता है काम अपने लिए। कभी भी अपने को ये बात ख्याल में आए कि साहब 5 ज्ञान है लेकिन कौन से परोक्ष हैं और कौन से प्रत्यक्ष हैं, तो कहा आद्य परोक्षम, मति श्रुत को परोक्ष कहा है उमा स्वामी आचार्य देव ने। बाकी सबके लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया, ये प्रत्यक्ष अन्यत। तो ये सूत्र भी अपने को थोड़े थोड़े से याद होने चाहिए और उनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। सही उसका उच्चारण यदि ना होवे तब भी फिर वो गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए सूत्रों को भी 1-2 बार मैं आप लोगों से नहीं बुलवा करके मैं खुद ही बोल देता हूँ 2-3 बार, जिससे आप सुन करके कम से कम खुद ही अपने मन में उस चीज़ को रिपीट कर सकें कि क्या है एक्चुअल में ये शब्द। जैसे मूल सभी सूत्रों की अपन बात करें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तन निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवास्त्रव बंध संवर्ध निर्जरा मोक्षास्तत्वम, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास है, प्रमाण नयर अधिगम है, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वश्च है, मति श्रुतावधि मन है पर्याय केवलानी ज्ञानम, तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत। ठीक है ना, बराबर है ना सब। प्रत्यक्षम अन्यत तक आ गए अपन कि अन्य जो हैं वो क्या है कि प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम अन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत। अन्य अवधि मन है पर्याय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, वे सब प्रत्यक्ष हैं। नीचे 1 नंबर पॉइंट, अन्य अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। 1 नंबर, इंद्रिय और मन की अपेक्षा के बिना। इंद्रिय मन इनकी अपेक्षा ही नहीं है। आंखें खुली हो या हो बंद हैं, आंखें खुली हो तो भी, आंखें बंद हो तो भी, सामने हो, सामने है पर नजर नहीं आए और जो नहीं है वो नजर आए, ये कैसे? मतलब ये तो अभी मन की बात चल, मन से हो जाता है ऐसा। लेकिन ये कह रहे हैं मन की भी अपेक्षा नहीं हो, इंद्रिय की अपेक्षा नहीं हो, तब तो ख्याल में आती है बात। हम यहाँ बैठे बैठे भी जिसको देखना चाहें वो दिखता है कि नहीं हमारे को? जिसका चेहरा हमारे सामने लाने का विकल्प हो उसका चेहरा हमारे सामने आ जाता है कि नहीं? हम अभी स्वाध्याय के दौरान भी यदि हम हमारे किचन को देखते हैं तो कौन सा सामान कहाँ रखा है वो हमारी आंखों से दिखता है कि, आंखों से मतलब ज्ञान से दिखता है ना। तो किसके अवलंबन से दिखा? वो कि चक्षु से नहीं दिखा, मन से दिखा है। ठीक है,
अब यहाँ कह रहे हैं मन का भी अवलंबन नहीं होवे। कभी कभी कई लोग पता है क्या सोचने लगते हैं, अपने को भी लगता है ऐसा, ये जो मन वाली जो बात है ना, बिना मन के आखिर ज्ञान होगा कैसे? बहुत कठिन लगता है कभी कभी तो अपने को। मन के बिना ज्ञान कैसे होता होगा? मन के बिना कैसे जानेंगे? आखिर मन के बिना तो संभव ही नहीं है। आप कल्पना करो आपके मन नहीं हो तो आप कैसे ज्ञान करेंगे? मन नहीं है का मतलब ऐसा लगता है जैसे सोच विचार शक्ति नहीं है। अब आपको सोच ही नहीं सकते आप, देखूं कि नहीं देखूं, सुनूं कि नहीं सुनूं, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, ये जो खड़े हो रहे हैं ना विकल्प, ऐसा लगता है अपने को क्या करते, कैसे होगा? मुझे बतलाइए, जिन जीवों के मन नहीं है उनके क्या चलता होगा? नहीं साहब, यही समझ में नहीं आती हमारे को बात। चींटियां आखिर मन के बिना ही कैसे पहुंच जाती है मीठे के पास? स्पर्शन रसना घ्राण 3 इंद्रियां हैं, चक्षु उसके पास में है नहीं। अब मन है नहीं उसके पास में, कैसे करती होगी काम? ये कह रहे हैं ऐसा भी ज्ञान है, अब हम कैसे बताएं उसके बारे में? होता तो कैसे उसके बारे में, वो है ही नहीं, अब हम उसका अनुमान क्या लगाएं? ऐसा लीजिए आप, इंद्रिय और मन की अपेक्षा के बिना व्यभिचार रहित जो साकार ग्रहण होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। व्यभिचार रहित का मतलब है द्वैत नहीं हो जाए। व्यभिचार रहित का मतलब है माने कोई अद्वैतपन की बात है, विकल्प नहीं, मतलब अद्वैत में मतलब विकल्प खड़ा नहीं होगा, ये है कि ये है, ऐसा है कि ऐसा है, ऐसे ऐसे भेदभाव नहीं होता, भ्रम खड़ा नहीं होता, सशंकित अवस्था नहीं होती, दो बातों को जान ले ऐसा नहीं होता। व्यभिचार रहित मतलब स्पष्ट रूप से, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अतत को तत्व रूप से ग्रहण करना व्यभिचार है। देखो इन्होंने स्पष्ट ही कर दिया आगे। अपन सोच रहे थे कि व्यभिचार का अर्थ किस प्रकार से लेंगे, इन्होंने कह दिया अतत को तत्, सत को असत, रूप को अरूप, गोरे को काला, मोटे को पतला। ठीक है ना? इस तरह से जो मानते हैं उनको क्या कहेंगे अपन? अतत को तत्व रूप से ग्रहण करना ही व्यभिचार है। प्रत्यक्ष तत्व को तत्व जानता है, अतः अव्यभिचारी है। ठीक है? इस विशेषण से विभंग कुअवधि ज्ञान का निराकरण हो जाता है। लो साहब, एक इन्होंने बहुत मार्मिक तर्क उठा दिया कि साहब फिर कुअवधि ज्ञान है उसका निराकरण हो जाता है क्योंकि ये मिथ्या दर्शन के उदय से व्यभिचारी अन्यथा ग्राहक होता है। तो फिर वो क्या अवधि ज्ञान नहीं है क्या? क्या वो विभंग ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है क्या? विभंग मतलब कुअवधि, उस कुअवधि ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान मानोगे कि नहीं मानोगे? वो तो गलत जान रहा है, वो तो उल्टा जान रहा है। इंद्रिय विषयों के अंदर सुख समझ रहा है वो तो, मिथ्या दर्शन के उदय से व्यभिचारी अन्यथा ग्राहक है। ये कह रहे हैं आकार अर्थात विकल्प है, जो ज्ञान सविकल्प अर्थात निश्चयात्मक है वह साकार है। इस विशेषण से अवधि दर्शन और केवल दर्शन का निराकरण हो जाता है क्योंकि ये अनाकार हैं। इंद्रिय अनपेक्ष विशेषण मति और श्रुत ज्ञान की व्यावृत्ति कर देते हैं क्योंकि ज्ञान इंद्रिय मनोजन्य है। देखिए ये भी बात यहाँ क्या चाह रहे हैं, जो अपन ने विभंग ज्ञान के संदर्भ में सोची कि क्या वो प्रत्यक्ष नहीं है क्या? ये कह रहे हैं भले ही प्रत्यक्ष की श्रेणी में आप उसको लो क्योंकि वो डायरेक्ट जानने का काम करता है, लेकिन यहाँ निषेध कर रहे हैं इस सूत्र में। प्रत्यक्ष मन्यत के अंदर जो इन्होंने प्रत्यक्ष की जो व्याख्या की है, व्यभिचार रहित होना चाहिए और साकार ग्रहण होना चाहिए। तो विभंग में बात नहीं बैठ रही है
इसलिए विभंग ज्ञान जो है, इसका मतलब कुअवधि ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं हो रहा है। तो इस बार ये तो समस्या हो जाएगी। ये समस्या नहीं, इसमें सबसे बड़ा एक बात यह है कि यहाँ प्रमाण की चर्चा चल रही है। सबसे पहले तो ये मतलब प्रमाण क्या है, तो कहा सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। आचार्यों ने सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अब वो ज्ञान ही सम्यक नहीं है, उसको क्या प्रमाण कहे। अब जो प्रमाण ही नहीं है तो प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद ही कहाँ रहता है। प्रमाण होने के लिए, प्रत्यक्ष या परोक्ष होने के लिए पहले सम्यक तो होना चाहिए, क्योंकि जब तक सम्यक नहीं होगा तब तक प्रत्यक्ष या परोक्ष नहीं हो सकता। जो सम्यक होगा वही प्रत्यक्ष प्रमाण है, वही परोक्ष प्रमाण है। माने परोक्ष प्रमाण हो चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण हो, सम्यक ज्ञान के भेद है, प्रमाण के भेद है। इसलिए कुअवधि ज्ञान का निराकरण कर दिया यहाँ। इसी तरह से साकार उपयोग की बात कही है। आकार का अर्थ विकल्प है, सविकल्प है, निश्चय है, वो साकार है। इस विशेषण से अवधि दर्शन और केवल दर्शन भी नहीं रहे, दर्शन उपयोग चला गया, अनाकार है। और इंद्रिय अनिंद्रिय निरपेक्ष, इंद्रिय और अनिंद्रिय से निरपेक्ष है, उनकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष है। इस विशेषण से मति और श्रुतियान की भी निवृत्ति हो गई। इस तरह से ज्ञान जो है प्रत्यक्ष कहलाएंगे, अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान। मति और श्रुति की निवृत्ति हो गई, व्यावृत्ति कर देता है, क्योंकि ये ज्ञान इंद्रिय मनोजन्य है। इंद्रिय मन से हो तो वैसे ही प्रत्यक्ष नहीं है। इस तरह से यहाँ प्रत्यक्ष मन्यत इस सूत्र तक की अपन ने यहाँ चर्चा कर ली है। अब इस सूत्र की न्याय विषयक मीमांसा है, जिसको अपन फिर कल देखेंगे और इसको निपटा करके फिर कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। ठीक है। कुछ पूछना है कि जनवाणी स्तुति बोले? चलिए जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान को सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 वर्णों कर्म।